नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं गंगा प्राइम की। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। यूपी में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। नतीजा यह है कि प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 5,423 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि अब तक कुल 1,87,781 का आंकड़ा यूपी में क्रॉस हो चुका है। हालांकि करीब 50,000 लोग फिलहाल कोरोना संक्रमित हैं। बाकी 1,35,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट अच्छा है। लेकिन जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, 50,000 के करीब। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 2,926 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। कोरोना का सबसे ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। यहां पर कुल 21,845 मरीज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं और एक्टिव केसेस की बात करें वो भी राजधानी में सबसे ज्यादा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जब कोरोना ने दस्तक दी थी उसके बाद केसेस लगातार बढ़ते चले गए, लेकिन यूपी उस दौर में एक ऐसा राज्य था जिसने बहुत हद तक इस पर कंट्रोल रखा था। लेकिन अब कई राज्य जब इस पर कंट्रोल पा रहे हैं, नियंत्रण पा रहे हैं, वहीं यूपी में स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी अगर 5,000 के पार रोजाना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो इसको नियंत्रित स्थिति तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, जैसा अभी हम बात ही कर रहे थे कि आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं संपूर्ण लॉकडाउन को। 24 मार्च वो तारीख थी और अगर 24 मार्च को हम उत्तर प्रदेश के कुल केस की भी बात करें तो 100 से नीचे थे, लेकिन आज ये संख्या 1,87,000 के करीब पहुंच चुकी है। 2 लाख के करीब आप मान सकते हैं कि बहुत जल्दी पहुंचने की ओर है। तो अगर देखें, और आज हालात ये है कि कल जो 24 घंटे का नया रिकॉर्ड आता है वो आता है लगभग 5,500। अब तक का यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिलने का रिकॉर्ड है ये। दूसरी चीज, लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, इसलिए सैंपल सामने आ रहे हैं पॉजिटिव के। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं लोग इतने ज्यादा ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये केस निकल कर सामने आ रहे हैं। केजीएमयू की बात करें, सबसे पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई तो अगर किसी ने बागडोर संभाली थी, इससे लड़ाई की, तो वो था केजीएमयू संस्थान लखनऊ का। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, और आज हालत ये है कि केजीएमयू में बिल्कुल ताजी अगर हम अपडेट की बात करें, सबसे पहले तो जो वहाँ के प्रति कुलपति हैं, जो डीन है, वो भी पॉजिटिव निकल आए हैं। 6 रेजिडेंट डॉक्टर और पॉजिटिव निकल आए हैं। इससे पहले वहाँ पर जो कुलपति थे, जो कुलपति हैं, जो कुल सचिव है, जो डीन है माइक्रोबायोलॉजी की, जिनके विभाग में पूरी टेस्टिंग होती है, वो पॉजिटिव निकल चुके हैं अब तक। यानी अगर बात करें तो केजीएमयू के ही 200 से ज्यादा लोग करीब है जो पॉजिटिव एक एक करके आ चुके हैं संक्रमण काल के दौरान। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो खुद अब बुरी तरह से संक्रमित हो रहे हैं। और जाहिर है जब वो संक्रमित होंगे, उनके आइसोलेट होना पड़ेगा, उनकी संख्या कम होगी, तो इसका सीधा असर पड़ेगा मरीजों के इलाज पर। सिविल अस्पताल में हमने देखा, लोहिया संस्थान में देखा, कोई ऐसा संस्थान नहीं जहां पर कोरोना वॉरियर्स जो है वो संक्रमित ना हो रहे हो। और लगातार ये आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से एक विशेष अभियान 22 तारीख से शुरू किया गया है और वो अब चलता रहेगा 29 तक। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो स्थितियां ऐसी क्यों बनती चली जा रही है, सवाल जरूर उठेगा कि वो दौर था जब यूपी की तारीफ और सराहना हो रही थी, जब देश के अलग अलग राज्यों में केसेस बहुत ज्यादा थे, तब यूपी में बहुत कम थे। अब दूसरे राज्यों में जब स्थिति कम बेहतर होती जा रही तो यूपी में क्यों केसेस आ रहे हैं, वो भी इतने केसेस एक साथ रोजाना आ रहे हैं? ये चिंताजनक बात है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कहां पर कमियां रह रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मची हलचल की। एक और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि वो अब अपने पद पर नहीं बने रहना चाहती। तो दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेताओं ने मांग की है कि एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष घोषित किया जाए, जबकि कुछ कांग्रेसी चाहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आज केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, या फिर सोनिया ही इस पद के लिए बनी रहेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, पहला सवाल तो ये कि सीडब्ल्यूसी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या बैठक में आज हो सकता है, क्या कोई निर्णय लिया जा सकता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा? जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब आगे अध्यक्ष नहीं रहना चाहती है। अगर देखिए तो आज कार्य समिति की बैठक है और 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी।
कांग्रेस से कोई अध्यक्ष अपना इस्तीफा CWC को ही सौंप सकता है। ऐसे में आज सोनिया गांधी जो बतौर अध्यक्ष हैं अपना इस्तीफा CWC को सौंप सकती है, लेकिन कल से ही तमाम सारे कांग्रेसी नेता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद का भार संभालना चाहिए। अगर बात करें तो ये सबसे पहले सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश कांग्रेस से उठी है। अगर बात करें पिछले महीने ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ वर्चुअली बैठक कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई सारे नेता ने ये कहा था कि सोनिया गांधी अब ज़्यादा सक्रिय नहीं रह रही हैं, बीमार रह रही हैं, इसलिए लिहाजा या तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए या राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए। उस समय प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि ये निर्णय CWC पर छोड़ना चाहिए, लेकिन उसी वक्त कई सारे नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रहे हो या फिर CLP लीडर आराधना मिश्रा रही हो या फिर तमाम सारे अन्य नेता, सभी ने एक सुर में कहा था कि अविनाश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक धड़ा तो है जो चाहता है कि सोनिया ही बने रहे, दूसरा चाहता है कि राहुल गांधी बने, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार गांधी परिवार से बाहर का कोई होना चाहिए। तो अलग अलग फाड़ों में, अलग अलग हिस्सों में जो है कांग्रेसी बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन कौन से नेता है जो मांग कर रहे हैं कि बाहरी हो, या कौन कौन से वो हैं जो राहुल के समर्थन में, और कौन कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सोनिया ही बने रहे फिलहाल। जी देखिए राजीव, अगर बात करें जितने ओल्ड गार्ड नेता यानी कि जितने वृद्ध नेता हैं वो यही चाहते हैं कि सोनिया गांधी अभी फिलहाल अध्यक्ष बनी रहे। लेकिन अगर बात करें जितने सारे युवा नेता हैं, चाहे सचिन पायलट हो या फिर और भी जितने सारे युवा नेता हैं, वो सब चाहते हैं कि अब राहुल गांधी फिर से कमान संभाले। गांधी परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष नहीं चाहता है, सब यही चाहते हैं कि अगर सोनिया गांधी इस्तीफा दे तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से एक अध्यक्ष का पद संभाले। गांधी परिवार के बाहर कोई किसी नाम की चर्चा भी नहीं कर रहा, सब एकमुश्त हैं कि गांधी परिवार से ही अध्यक्ष होना चाहिए। अब इस बात के लिए संकेत चल रहे हैं कि CWC में जब आज बैठक होगी, अगर सोनिया गांधी इस्तीफा सौंपती हैं तो गांधी परिवार से फिर कौन अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी जब इस्तीफा दिए थे तो वो चाह रहे थे कि जो पुरानी CWC है जिसमें कई सारे सीनियर नेता हैं, ओल्ड नेता हैं, वो CWC भंग की जाए और वो अपने हिसाब से राहुल गांधी एक नई CWC बनाए जिसमें युवा नेता हों, ऊर्जावान नेता हों और कुछ ऐसा नेता हो जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड ना हो, जो खुद संघर्ष करके अपनी पहचान बनाए हो। ऐसे नेताओं को भी वो CWC में लाना चाहते थे, जिसमें वो विफल रहे थे। इसी के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आज सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं तो ऐसे में ये बात तेजी से उठ जाएगी कि जो वर्तमान CWC है इसे भंग किया जाए और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए और राहुल गांधी को पूरी छूट दी जाए कि वो अपना निर्णय स्वयं कर सके। जी अविनाश, आप नजर बना रखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और CWC की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा या बैठक में जो भी चर्चा होगी सबसे पहले आपको ABP गंगा पर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, नदियां उफान पर है। फिलहाल प्रदेश के 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रसित हैं, जिसमें काशी नगरी वाराणसी का भी हाल बेहाल है। यहाँ पर हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे किनारे पर रहने वाले लोगों में दहशत व्याप्त है और सारे प्रशासनिक इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं। फिलहाल गंगा का जलस्तर 64.9 मीटर है। और आपको ये बता दें कि घाटों पर व्यवसायियों का कार्य चलता था, पंडित पुरोहितों का काम चलता था, सब प्रभावित है। नाविकों का काम चलता था, वो प्रभावित है। तो गंगा तट पर रहने वाले लोगों में दहशत व्याप्त है। क्या हालात वहां पर हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, प्रशासन कितना तैयार है, कितनी तैयारियां उसने पहले से मुकम्मल की है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, बताइए। राजीव, मंजर खौफनाक है और जो आपके सामने जो दृश्य है वो देखें, जल प्रलय सा दृश्य। पूरी तरह से हर तरफ आपको गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर दिखाई देगा। हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर ये गंगा का जलस्तर जरूर बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों की दहशत का कारण बन रहा है। किनारे का रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया। अगर आपको बता दें कि स्थिति ये है कि नावें पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। गंगा किनारे की नावें, जो पुरोहित हैं, जब घाटों का संपर्क मार्ग बाधित है तो वहां पर जो यजमान हैं वो पहुंच ही नहीं रहे हैं, लिहाजा पुरोहित पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। घाट किनारे का जो व्यवसाय है वो चौपट हो चुका है और लोग अब परेशानी में आ चुके हैं। गंगा लोगों के लिए दहशत का कारण बनी हुई है। प्रशासन तमाम इंतजामों को करने के दावे कर रहा था, लेकिन जमीन पर अभी भी इंतजाम उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजीव, आपको बता दें, कहा गया था
कि जो बाढ़ राहत कैंप है वो बनाए गए हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। अगर व्यवस्था की गई है तो वो बाढ़ राहत कैंप कब शुरू होंगे? क्या बाढ़ जब पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी, लोग बेहाल हो जाएंगे, लोगों को वहाँ से निकालने की नौबत आ जाएगी, तब शायद वाराणसी का जिला प्रशासन जगेगा और तब व्यवस्थाओं को जमीन पर लाया जाएगा। अब लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है बनारस प्रशासन, और लोगों को ये उम्मीद है, लोगों को ये दरकार है कि बनारस प्रशासन उनकी जो उनकी तकलीफ है उनको सुने, उनके लिए व्यवस्था करे, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह की रोशनी नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा चौकियों के तैनात होने की बात कही गई थी। सुरक्षा चौकियां घाट के किनारे तक ही सीमित हो गई हैं। गंगा में एनडीआरएफ के कहा जा रहा है कि कॉम्बिंग शुरू है। पूरी गंगा को आप देख लीजिए, कहीं भी आपको एनडीआरएफ कॉम्बिंग करती हुई नजर नहीं आएगी। एनडीआरएफ की जो नावें हैं वो किनारे पर शांत खड़ी हैं और जल के और भी ज़्यादा बढ़ने का इंतजार कर रही हैं। उनका ये कहना है कि जब स्थिति भयावह होगी तब ये लोग निकलेंगे। अब भयावह कब होगी ये उनके हिसाब से और वही तय करें, लेकिन आम जनता परेशान है, आम जनता बदहाल है और राहत की उम्मीद लगाए प्रशासन की ओर देख रही है। बिल्कुल नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जो तस्वीरें आपने दिखाई वो तस्वीरें बहुत खूबसूरत जरूर लग रही हैं, लेकिन जितनी खूबसूरत आपको लग रहे हैं उतनी ही ये तस्वीरें डरा रहे हैं उन लोगों को जिनका रोजगार उससे जुड़ा हुआ है या जिनका जीवन सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है बढ़ते बाढ़ की वजह से। ये कहा जा रहा है कि राहत कैंप्स बनाए गए, लेकिन वो राहत कैंप्स कहाँ हैं? उन राहत कैंप्स पर किस तरह की व्यवस्था है? क्यों नहीं प्रभावितों को वहां पर रखा जा रहा है? ये तमाम तरह के सवाल है जो बने हुए हैं। अब रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर सपा नेता पर जानलेवा हमला की कोशिश की गई है। प्रयागराज से इस वक्त एबीपी गंगा पर एक बड़ी खबर, सपा नेता पर जानलेवा हमले की कोशिश। ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे पर बदमाशों का हमला हुआ है। ये ब्लॉक प्रमुख बताए जा रहे हैं पुनीत पांडे और उन पर बदमाशों का हमला हुआ है। पैर छूने के बहाने सपा नेता को गोली मारने की कोशिश की है। हम सीधे तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने सीसीटीवी के फुटेज दिखाई दे रहा है। वक्त देखिए 22 तारीख की ये घटना है। देखिए सीसीटीवी फुटेज है, आप देखेंगे पैर छूने के बहाने बदमाश गोली मारने की, देखिए तमंचा और उसके बाद गोली मार देता है। सपा नेता ने मंशा भांपकर ये बदमाश की पिस्टल छीन ली और सीसीटीवी में पूरी की पूरी घटना कैद हो गई। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। देखिए अब तक किसी बदमाश की कोई गिरफ्तारी मामले में नहीं हुई है। आप तस्वीरों को देख रहे हैं। ये कौन बदमाश था? ये सपा नेता के पास पहुंचा था, क्या जानकार था, पहले से जानने वाला था, कैसे उनके पास पहुंचा? उनके पास पहुंचा, हथियार लेकर पहुंचा था। देखिए पहले बैठा हुआ था, उसके बाद नजदीक जाता है पैर छूने के बहाने। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, 22 तारीख की यह घटना, सीसीटीवी फुटेज तो यही बता रहे हैं। सपा नेता को गोली मारने वाला यह शख्स कौन है? क्या गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है? पुलिस ने क्या एफआईआर भी लिखी है अभी तक या नहीं? जी बिल्कुल, इस मामले में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख है पुनीत पांडे, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और साथ ही साथ जो आरोपी है उसके पास से जो पिस्टल छीन ली गई थी वो भी पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जो 2 आरोपी हैं उनमें से एक की पहचान कर ली गई है और दूसरा अभी अज्ञात में है। अभी गिरफ्तारी इस मामले में किसी की नहीं हो पाई है। अफसरों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक मोइन, जो बदमाश पहुंचे तमंचा लेकर, 2 आप बता रहे हैं, क्या ये जानकार थे, पहले से जानते थे, पुरानी रंजिश का मामला है, क्या है? क्योंकि जिस हिसाब से वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है शायद पुरानी जान पहचान है। देखिए उनमें से जो एक है जिसका नाम पंकज है, वो ब्लॉक प्रमुख का पुराना परिचित था, इलाके का ही रहने वाला था और पहले भी इनके यहाँ आता जाता था। तो आशंका इस बात की जताई जा रही है कि किसी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट किलर बना करके भेजा था, किसी के कहने पर ये ब्लॉक प्रमुख को मारने के लिए आए थे। ये अलग बात है कि ब्लॉक प्रमुख ने खुद सतर्कता बरती जो है और उससे पिस्टल छीन ली और दोबारा जब तमंचा निकालने की कोशिश की गई तब भी एहतियात बरता गया और इन लोगों की जान बच गई। जी मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सपा नेता ने मंशा भागकर पिस्टल छीन ली और उनकी जिंदगी बच गई। फिलहाल इंतजार पुलिस कार्रवाई कब करेगी। खबर फतेहपुर से, अब जहां पर चलती स्कॉर्पियो में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि चलती गाड़ी में आग लगी। फतेहपुर से घटना, फतेहपुर की यह खबर जहां पर चलती स्कॉर्पियो में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण शुरुआती तौर पर बताए जा रहे हैं। ये खीसन गांव के प्रधान और ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। पूरी तरह से गाड़ी जलकर खाक हो गई है।
खेसन गांव के प्रधान और ड्राइवर की जान बच गई। दमकल कर्मियों ने उसके बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गाड़ी जलकर खाक हो गई, राख हो गई है। ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। फतेहपुर से ये खबर, चलती गाड़ी में अचानक आग लगना घटना सामान्य नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में जो कार सवार थे उनकी जिंदगी बच गई है, वो सकुशल हैं, वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल गए थे। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, फतेहपुर की तस्वीरों को आप देखिए। गाड़ी में जैसे ही आग लगी लोग दूर हो गए और उसके बाद आग के लपटों को आप देख सकते हैं और धुएं को भी आप देख सकते हैं कि घूप अंधेरा, लेकिन उसके बाद जो रोशनी है वो सिर्फ और सिर्फ जलती गाड़ी की है। लपटों को आप देख सकते हैं। और चूंकि ये गली अगर आप देखेंगे तो इर्द गिर्द मकान भी बने हुए हैं, यानी कि जब आग लगी उसके बाद खतरा हो सकता था। बिजली का खंभा भी बिल्कुल नजदीक में, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा नहीं हुआ। रिहायशी इलाका है, घरों में आग लग सकती थी, तो ये राहत की बात गनीमत रही। फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काबू पा लिया था आग में। चलती गाड़ी में अचानक आग लगी थी। अब खबर मेरठ से, जहां पर डेयरी हटाओ अभियान को लेकर हंगामा देखने को मिला। जी हां, डेयरी हटाओ अभियान को लेकर हंगामा। मेरठ में भैंसों को जब्त करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची और उसका विरोध किया गया। 3 डेयरी संचालकों को पुलिस थाने लेकर आ गए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद ये मामला शांत हुआ, ये हंगामा शांत हुआ। आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। डेयरी हटाओ अभियान को लेकर हंगामा हुआ है। अब भैंसों को जब्त करने के लिए नगर निगम की टीम जब पहुंची तो विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। टीम पहुंची थी तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। 3 डेयरी संचालकों को पुलिस थाने ले आई। अब पुलिस की सख्ती के बाद ये हंगामा जो बरपा वो शांत हुआ। भैंसों को जब्त करने के लिए नगर निगम की टीम जो पहुंची थी वो भैंसों को जब्त करने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों ने विरोध किया। एंट्री करवा लेना अपनी ग्रेटर नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर, 9वीं की छात्रा 9th क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और तमंचे के बल पर बदमाशों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये घटना दनकौर कोतवाली इलाके की बताई जा रही है, जहां पर एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म करने वालों ने तमंचे के दम पर, तमंचे से डराकर उसके साथ बलात्कार किया। 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से हम दे रहे हैं। 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म। तो आए दिन घटनाएं सामने आ रहे हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, बच्चियों के साथ हो रहे अपराध थम नहीं रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा में 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा, नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म। दनकौर कोतवाली इलाके की घटना है। अपराधियों ने तमंचे के बल पर, इन बदमाशों ने तमंचे के बल पर इस बच्ची के साथ, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा प्राइम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बड़ी खबर लखनऊ से, अयोध्या बाबरी विध्वंस मामला है और सीबीआई ने पेश किया 350 पन्नों के लिखित बहस। बड़ी खबर इस वक्त, विवादित ढांचा विध्वंस मामला, और इस मामले में सीबीआई ने अपने 350 पन्नों की लिखित बहस पेश की है। विशेष अदालत में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुनवाई इस महीने होने हैं और फैसला भी सुनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त और दिया है विशेष अदालत को अपना फैसला सुनाने के लिए, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा विलंब इसमें जरूर हुआ है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे दें कि सीबीआई ने 350 पन्नों की लिखित बहस पेश कर दी है और अदालत में आज सुनवाई है, महत्वपूर्ण सुनवाई। बाबरी विध्वंस मामला और इसी मामले में आज लिखित
बहस पेश कर दी है, सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर दिल्ली से, लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, एक बार फिर से बढ़ी हैं। 5वें दिन लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और पेट्रोल की जो कीमतें आज बढ़ी हैं वो हैं 13 पैसे। 13 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं दिल्ली में। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 5वें दिन बढ़कर अब 81 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। दिल्ली में ये कीमत है 81 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद भी 80 रुपए से ज्यादा कीमतें हैं और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी कीमतें क्यों आम जनता को देनी पड़ रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी कम है। लोगों को न तो लॉकडाउन में न तो उससे पहले कोई राहत मिली जब क्रूड ऑयल की कीमतें निम्नतम स्तर पर थी। बहरहाल दूसरी तरफ डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डीजल 73 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है अभी भी, और 22 दिनों से डीजल की कीमतें इस तरह, लेकिन पेट्रोल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। खबर अब प्रयागराज से, जहां पर डॉक्टर कफील खान मामले में सुनवाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में एनएसए मामले पर सुनवाई होने वाली है। डॉक्टर कफील खान मामले में ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई, ये वो मामला है जिसको लेकर विधानसभा के बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था कि उनको डॉक्टर कफील को रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में एनएसए के मामले में सुनवाई होगी। डॉक्टर कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मामले में डॉक्टर कफील के वकील अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर कफील खान, आपको बता दें कि अभी बंद है और दूसरी तरफ उनकी रिहाई की मांग लगातार की जाती रही है। कांग्रेस ने भी रिहाई की मांग की, लेकिन आज सुनवाई होने वाली है रासुका मामले में। खबर अब बागपत से, जहां पर वीके प्रकाशक के गोदाम में छापेमारी की गई है। एनसीईआरटी की फर्जी किताबों की सूचना मिली थी टीम को, उसके बाद छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची वीके प्रकाशन के गोदाम में। हालांकि गोदाम में कोई भी फर्जी किताबों का जखीरा नहीं मिला है। वहीं एहतियातन 6 किताबों को जांच के लिए गोदाम मालिक को निर्देश दिए गए हैं। किताबों का बिल देने के निर्देश दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके का है, जहां पर वीके प्रकाशक का गोदाम है। एनसीईआरटी की फर्जी किताबें, अवैध तरीके से छप रही किताबों का मामला मेरठ में सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव है। अब बड़ी जानकारी आपको देंगे ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, मुठभेड़ हुई है, ऑपरेशन क्लीन और उसके तहत कार्रवाई, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। रविंद्र जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविंद्र, जो बदमाश 25,000 का इनामी बताया जा रहा है पकड़ा गया, इसके बारे में बताइए, कैसे ये गिरफ्तारी हुई, ये कामयाबी मिली पुलिस को? जी, बताना चाहूँगा, जिस तरह से जो है गौतम बुद्ध नगर में भी जो है अलर्ट जारी है, उसी दौरान जो है पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है। ये साकिर बदमाश है, लुटेरा, जो है किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। हालांकि जो ये बीती रात एक और मुठभेड़ हुई थी जिसमें फरार चल रहा था, उसी दौरान जो है सुबह इसको जो है मुठभेड़ के बाद जो है गिरफ्तार किया गया है। इस पर जो है 25,000 का इनाम है और तकरीबन इस पर जो है आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुठभेड़ के बाद। जी रविंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ पर बात मेरे साथ।